बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में हम डिफरेंट तबका फ़िक्र के लोगों से ज़रा बात करेंगे। ज़िम्मेदार से लेके चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिस्ट से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि जो अपकमिंग बजट है उसमें क्या आपके और मेरे लिए कोई आसानियाँ भी हैं या चैलेंजेस फर्दर बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो पिछले कई महीनों से आपको और मुझे सिर्फ एक ही खबर सुनने को मिल रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ महंगी है। बट साथ ही साथ एक खबर पेट्रोलियम लेवी वाली भी आती है और वो फिर अलार्मिंग होती है थोड़ी सी, कि जहाँ पर आपके टैक्स शॉर्टफॉल आता है। आप FBR की नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत आपकी और मेरी जेबों से पेट्रोलियम लेवी की मद में टैक्स कलेक्ट कर लेती है। लेकिन व्हाट्स कमिंग आवर वे, क्या अगला साल भी पाकिस्तानियों के लिए इस तरह गुजरेगा? मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं, कम होने जा रही हैं? आज के शो में ज़रा उस पर बात करते हैं। मुझे खालिद खोखर साहब स्टूडियो में ज्वाइन किया है, अक्सर हमारे शो का हिस्सा होते हैं। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। लेट्स स्टार्ट विद कि आपकी और मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए इस बजट को लेकर? देखा जी, मैं अर्ज़ ये करता हूँ कि इस वक्त दुनिया में ना दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, बॉर्डर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी। फेयर इनफ। और जिन मुल्कों के पास ये दोनों चीज़ें थी, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ये दोनों मौजूद थी। जिनके पास नहीं थी, अब UAE को ले लें, अबू धाबी को ले लें, यानी कि दुबई वगैरह को, इन सब ममालिक को ले लें, जिनके पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी, आज उनकी क्या हालत है। डिपेंडेंट है। हम समझते थे वो तरक्की याफ्ता है, लेकिन आज पता चला कि हम तरक्की याफ्ता है उनसे। ठीक है, अब ज़रूरी ये होता है कि जब आप कोई भी किसी चीज़ में उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जहाँ आप 27-28 हज़ार अरब की प्रोड्यूस लेते हैं, वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। अगर जिस तरह आपने अभी जिक्र किया पिछले 2-3 सालों में, अगर हम पिछले 2 सालों सिर्फ गंदम में लें तो 2200 अरब रुपया असल रेट से हमें कम रेट मिला। ठीक बात। एक हर जगह की बात होती है कि काश्तकार टैक्स नहीं देता। इस पे जरा डिटेल में आगे चल के कैलकुलेट करते हैं। मैं अब मेरा टैक्स नहीं देता काश्तकार, फार्मर टैक्स नहीं। हम हर किस्म का टैक्स देने के लिए तैयार हैं। हमें पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम किया जाए, हमारे बिज़नेस को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, और दूसरा हमारी जो इंटरनेशनल थंब रूल है कि काश्त करने से पहले दुनिया में काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जाती है, 25% प्रॉफिट के साथ उसका रेट अनाउंस किया जाता है। उसका कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग। हमें वो फ्यूचर मार्केटिंग दी जाए। ठीक है, देखिए हमारे साथ जो लोग ये बात करते हैं अब टैक्स नहीं देते, मैं तो ये कहूँगा उनको शर्म आनी चाहिए। जब हमें हमारी पैदावारी लागत ही वापस नहीं मिल रही, उस वक्त हमारे लिए आवाज़ तो नहीं उठ रही किसी की। ठीक बात। जब काश्तकार को इन 2 सालों में लूटा गया, डकैती की गई काश्तकार, उस वक्त ये सारे तज्जिया निगार, ये सारे बातें करने वाले ये कहाँ थे? और जो सिर्फ काश्तकार का नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान का नुकसान हुआ, पूरी कौम का नुकसान, पूरी कौम का नुकसान। मैं साबित करके देता हूँ आपको। हमें एक साल 3900 2023 में रेट मिला। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अगले साल हमने आपको ग्रोथ दी एग्रीकल्चर की 6.25 GSI। जब उससे अगले साल इन पॉलिसियों की वजह से हमें रेट ना मिला, गंदम का रेट ना मिला, वो रेट चला गया 2100-2200 रेट जब चला गया, तो ग्रोथ क्या आई? -13.49। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट कितना बड़ा? $6 बिलियन का। ये जो बातें कर रहे हैं लोग, उनको पता ही नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। देखे ना, जब भी मुश्किल वक्त आया है, मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ, इस ज़राअत ने आपको सहारा दिया। उस वक्त 9/11 हुआ, पाबंदियाँ लगी, ज़राअत की वजह से कोई भूखा नहीं सोआ। उसके बाद आपने एटमी धमाका किया इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान ने, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रिस्ट्रिक्शन लगी, पूरी दुनिया ने आप पे पाबंदियाँ लगाई, कोई भूखा नहीं सोया। हमारी पाक फौज ने 17 साल दहशतगर्दी खिलाफ जंग लड़ी, कोई भूखा नहीं सोया। कोविड-19 आया, दुनिया में भूख नाच रही थी, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम खाना खा के सो रही थी, कोई भूख से नहीं मरा। अभी ईरान इसराइल की जंग हुई है, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि हम खा के सोए। इस किसान की मेहनत है, स्ट्रगल है, कोशिश है, इस ज़राअत की वजह से ये सारा कुछ हुआ। और उसी ज़राअत को आप डबो रहे हैं इस वक्त, उसी के लिए आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। देखे ना, जो टैक्स वाली बातें करते हैं वो ये बात क्यों नहीं करते कि काश्तकार को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं मिलता? 2-3 चीज़ों की ना मुझे आज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर एकड़ कैलकुलेट प्लीज़ करवा दें। एक तो गंदम से स्टार्ट करते हैं, गंदम बहुत अंडर डिस्कशन आती है। अभी भी मैं देख रहा था, अज़मा बुखारी साहबा कह रही थी इस दफ़ा तो बहुत अच्छा रेट मिल रहा है ज़मींदार को गंदम का, तो ज़मींदार बहुत खुश है इस दफ़ा। चलें, पिछला नुकसान तो छड़ दिए, 1 एकड़ की गंदम की तरह कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जो कह रहे हैं अच्छा रेट मिल रहा है जी, पहली चीज़ तो ये है कि 2024 में इन्होंने गंदम खरीदनी थी, ऐलान कर दिया 3900 पे खरीदेंगे, ऐलान कर दिया, इतने बैग मिलेंगे, पॉलिसी बन रही है, आखिरी दिन तक नहीं कहा कि हम नहीं खरीदारी करेंगे, एक दाना भी ना खरीदा। इन्होंने कहा आपने डीरेगुलेट कर दिया है,
झूठ बोला हमारे साथ कि 8 अगस्त को नोटिफिकेशन कर दिया 2024 को, रेट फिक्स कर दिया 2600 से लेकर 2700 मुख्तलिफ अजला का, जो कि इनलीगल था, IMF के वादे की खिलाफ वर्जी थी। अगले साल इन्होंने कहा जी हमने आपको डीरेगुलेट कर दिया, लेकिन एक सिस्टम दिया EWR के तहत खरीद वो करेंगे। अच्छा, गंदम खत्म हो गए, वो EWR सिस्टम ऑन ना रेगुलेट नहीं हुआ वो, ठीक है जी। अच्छा, फिर ये साल आ गया, इस साल जी हमने प्राइवेट एग्रीगेटर आके परचेज करेंगे, 1 अप्रैल से परचेज शुरू हो जाएगा। वो कहाँ गए एग्रीगेटर उस वक्त? अच्छा, हमने गंदम जब हमारी स्टार्ट हुई है, मैं पंजाब की बात करूंगा, रहीम यार खान से 1 अप्रैल को गंदम आना शुरू हो गई, रेट शुरू हुआ 2800 रुपए से ऊपर, 3200 तक 80% हमारी गंदम सेल हो गई। 23 अप्रैल को जब रेट 3500 3550 हुआ तो गवर्नमेंट ने इंटरवीन की, तमाम मंडियों में वहां पे सारी फोर्सेस पहुंची हुई थी, कोई 3500 से ऊपर परचेज ना करे। मैं हुकूमत से ये बात पूछता हूं, क्या ये इनलीगल नहीं है? एक। दूसरा, अगर फूड डिपार्टमेंट परचेज वो नहीं कर सका जो अनाउंसमेंट की हुई थी, एग्रीगेटर के थ्रू खरीद नहीं करवा सका, एग्रीगेटर के अगर बैंक के साथ वो मामला तय नहीं कर सका, तो किसी को सजा जजा मिली? इंक्वायरी भी नहीं हुई। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, तनख्वाह कौन दे रहा है? आप और हम दे रहे हैं, ये कौन दे रही है? उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बिल्कुल ऐसे। एक फिरौन बने हुए अख्तियारात उनके पास है, बड़े बड़े दफ्तर हैं, बिल्कुल ऐसे। डीजी जाके छुप के बैठता है वहां, CM ऑफिस में बैठता है, अपने दफ्तर में बैठता ही नहीं कभी, वहां कमरा उसे मिला हुआ है। आम आदमी से, आम काश्तकार उससे मिल नहीं सकता, उससे नहीं, आम काश्तकार उससे मिल ही नहीं सकता। अपनी प्रोग्रेस तो बताएं कि हमने ये किया पाकिस्तान के लिए, परफॉर्म क्या किया, कोई परफॉर्म किया, मुझे ये बता दें। उसका नुकसान क्या हुआ जी? सिर्फ काश्तकार का नुकसान नहीं हुआ, हमने गंदम बेची 2800 से 3200 में, उसके बाद चंद काश्तकारों को 20% को 3500 रेट, इससे ऊपर काश्तकार को रेट नहीं मिला। उसके बाद मिडल मैन के पास चली गई। मेरा एक सवाल है जी, काश्तकार भी लुट गया, पिछले साल भी लुटा, उसके पिछले, मेरे गरीब एंड कंज्यूमर को उन्होंने क्या फायदा पहुंचाया? क्या कहां पे आज आटे में चले जाना? नहीं, मैं आज पिछले साल वही गंदम 4500 में सेल हुई, बिल्कुल हुई। इस साल वही गंदम आप KPK में चले जाएं 45-4600 में, सिंध में चले जाएं 42-4300 में, अभी पंजाब में 3800 रुपए। न काश्तकार को पैसा मिला, ना एंड कंज्यूमर सेफ रहा, फायदा मिला उससे, ठीक है ना? चाहिए तो ये था कम से कम किसी एक को तो फायदा मिले। बिल्कुल ठीक बात। बीच में मिडिलमैन ले गया, आड़ती ले गया, जो भी आप उसके लिए लफ्ज, जो भी ले गया, जो भी आप इसलिए। अच्छा, एक एकड़ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं गंदम को, और दूसरी फसल जो मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका बड़ा गर्क हमने खुद किया है, वो कपास। आलू को भी जरा भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी हुकूमती अहदेदार, तो कह रहे थे यार है जिम्मेदार जड़े ने ना इस बारी साडा बड़ा दिल के टैक्स नेटे चाड़ के। मैं कह जी बैठ के कैलकुलेट करें मेरे साथ कि जिम्मेदार को क्या टैक्स देना चाहते हैं आप इससे। मेरी तरफ मुझे नहीं आइडिया कि आपकी तरफ क्या रेट चल रहा है। हमारी तरफ रेट 1,30,000 से 1.5 लाख के करीब पर एकड़ ठेका चल रहा है। अब 6 महीने का उसमें डाल लें, हम हाफ कर लें उसको, 75,000 कर लें, मैं कहता हूँ 70,000 कर लें एक फसल का ठेका उसमें। इसके ऊपर खाद डालें, बीज डालें, पानी डालें, ट्रैक्टर का डीजल डालें, बिजली का बिल डालें, लेबर डालें, लेबर डाल के इसको कैलकुलेट कर दें कि मुझे जाती गेम कहाँ पे। मैं आपको अर्ज करूं, आपकी पंजाब की जो एवरेज यील्ड है वो 33 मन है इस दफा, ठीक है, जो महकमे ने डिक्लेयर की हुई है। अगर मैं 33 मन को पूरा रेट दे दूं 3500 रुपया, जो नहीं मिला काश्तकार को, ठीक है, अगर 3500 भी उसे मिलता है तो वो उठा के ले जाता है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी आती है। लेकिन मैंने 100 रुपया पर मन आप डाल दे इसके ऊपर। नहीं, मैंने वो नहीं लगाया, उसके बावजूद मैं गिर रहा हूँ। ठीक है, 1,15,500 रुपए का 1 एकड़ हो गया जी गंदम का। ठीक है, उसमें अब मैं माइनस करता हूँ ठेका 75,000 की बजाय 70 कर लें आप, मैं 60,000 कर रहा हूँ। 60,000, ठीक है, मैं इसको बहुत ही अच्छा, बाकी बचा 55,500 रुपया। मुझे कोई माई का लाल 55,500 रुपए में गंदम काश करके दिखा दे। मोटी मोटी कॉस्टिंग है ना इसकी, तो आप खाद डाल लें, पानी डाल लें, देखें ना, अगर आप दो, मैं आपको अर्ज करूं, अगर आप 2 बैग DAP डालते हैं तो वो 30,000 रुपए था, सीधा 30,000, 90,000 हो गया ये, ठीक है ना? अच्छा, अगर नहीं मैं इसके अलावा ये तो मैं निकाल रहा हूँ, 60 वो भी डाल रहा हूँ, ठेके का भी डाल दिया बीच में 60 में, ठीक है ना? अच्छा, 30,000 वो हो गया, 2 बैग यूरिया डाले 9,000 रुपये वो हो गया, ठीक है, 7,000 का बैग हो गया उसका बीज का, ठीक है, अच्छा 20,000 हो गया मिनिमम, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ उसके हलवाई का, ज़मीन तैयारी का और उसको काश करने का। अच्छा, आप मिनिमम पानी लगा लें, 10,000 का पानी लगा लें, फिर हार्वेस्टिंग पे आ जाएं, 10,000 रुपये हार्वेस्टिंग का लगा दें, फिर उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लगा लें 3,000 रुपये पर एकड़ वो लगा दें। अच्छा, फिर पानी भी आ गया,
अच्छा वीडासाइड के स्प्रे कर रहे हैं, अच्छा 4,000 रुपये सारा वो स्प्रे का खर्चा वो हो गया। यानी किसी लिहाज से ये तो कि 30-40 हज़ार रुपये पर एकड़ जेब से जा रहा होता है। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ, इसमें कौन बचत कर सकता है? काश्तकार जिसको जिम्मेदार थोड़ी बहुत नहीं, जिसकी ज़मीन अपनी है, जो बेहतर पैदावार भी ले जाए, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, अब बेहतर पैदावार काश्तकार क्यों नहीं ले सकता? 33 मन एवरेज पैदावार क्यों है? ये 50 मन भी आ सकती है। वजह यह है कि काश्तकार के पास पैसे नहीं है, वो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर सकता। अब बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर से मुराद यह है कि अगर 2 यूरिया इस्तेमाल जो करता है वो एक डीएपी करे, एक पोटाश करे। पाकिस्तान में 6.8 मिलियन टन 68 लाख टन यूरिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट 34 लाख टन डीएपी यानी कि फास्फोरस खादों का इस्तेमाल होना चाहिए, 34 लाख पोटाश होना चाहिए। आपकी 12-12.5 लाख टन आपने डीएपी इस्तेमाल की 34 लाख के अगेंस्ट, 34 लाख के अगेंस्ट पोटाश आपने 1.5 लाख टन इस्तेमाल की है। ठीक है, फिर ठीक है ना? अच्छा, जब बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं है आपकी, आप बैलेंस, फिर क्रॉप बैंड ऑफ द डे यील्ड होगी, पैदावार नहीं हो सकती उसका। अब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी और मेरी? हमें गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? हमारी गुजारिशात ही हो सकती है गवर्नमेंट से कि इंडिया के साथ जरा कंपैरिजन कर दीजिएगा मुझे थोड़ा। देखिए ना, मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें तो कॉस्ट ऑफ, पहली तो चीज़ है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें वो रीजन के साथ। अब इंडियन काश्तकार को यूरिया मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में जी, कोई 884 रुपये की पाकिस्तानी रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपीज़ में मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, और हमें मिल रही है 4,500 रुपये की। इंडियन काश्तकार को डीएपी पाकिस्तानी रुपीज़ में को 4,000 की मिल रही है, और हमें मिल रही है वो, हमें मिल रही है इस वक्त 16,500 रुपये की आज का, 4 गुना तकरीबन। हाँ जी, आज का जो रेट है। इंडियन काश्तकार को बिजली मुफ्त है जी, ऐसे ही है। हमारा को 50 रुपये यूनिट बनता है, बिजली का रेट बनता है। इसी तरीके से फिर इंडिया में एक प्रोटेक्शन है काश्तकार को फ्यूचर मार्केटिंग की जी, जो अभी हमने 25 में गंदम काश करके 26 में हार्वेस्ट किया, हमें तो पता नहीं क्या रेट मिलना है। उनको अगस्त 2024 में रेट दे दिया गया था कि ये आपको रेट मिलेगा, प्रेडिक्शन आ जाती है पहले, ठीक है ना? इसको फ्यूचर मार्केटिंग कहते हैं। तो हमें अगर ये दे दिया जाए तो यकीन कर लें, आज पाकिस्तान के पास बड़ा मौका है। पूरी दुनिया में फूड शॉर्टेज अगले 3 सालों के लिए, अगर आज ईरान इसराइल जंग बंद हो जाए, आज अपना हरमज़ खुल जाए, आज की डेट में खुल जाए, सारा कुछ हो जाए, तो फिर भी अगले 3 साल है। अगर वो और बंद रहती है तो फिर और बढ़ेगा, लॉन्ग ज़्यादा। तो इस 3 साल से हमें चाहिए हम फ़ायदा उठाएं, हम इस काबिल बने कि एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाएं। यही पे जरा रुक जाएं खोकर साहब, जो गंदम की यील्ड हमारी इस साल है, डोंट यू थिंक सो कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी बैंड ऑफ द डे? सर, पहली चीज़ तो ये है कि इस दफ़ा जो आपके साथ हुआ है जी, जब मार्च की गंदम आई है, सिंध मार्च में आती है जी, पंजाब भी खाली था, केपीके भी खाली था, बलूचिस्तान भी खाली था, सिंध भी खाली था। वो आते ही गंदम उसी वक्त उसकी पिसाई होती गई है मार्च वाली, ठीक है, आते ही। पाकिस्तान में पहले आज तक ऐसा कभी नहीं। एक नंबर 2, आपके पास मिनिमम जो लाजिम है कानून के तहत है कि 5% जो है ना वो आपके पास रिजर्व होने चाहिए, वो भी नहीं थे आपके पास। पंजाब के पास पास्को के बड़े नहीं हुए थे रिजर्व, पास्को के पास थोड़ा बहुत पड़ा है, पंजाब तो 0 था ना, ठीक है, सबसे बड़ा। अच्छा, अब वो आपके पास रिजर्व भी नहीं है इस वक्त, ठीक है ना जी, वो रिजर्व भी पूरे करने हैं। तो ये देखें ना, इंपोर्ट करने का फैसला ये मैं ये समझता हूँ कि ये अक्टूबर-नवंबर में जाके होगा। ओके, इंपोर्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है, वरना बैक टू बैक शायद चलता जाए, सर्कल इसी के साथ निकल जाए, निकल जाए। बस प्रोडक्शन भी कम थी, यील्ड भी कम थी, और लोगों ने लगाई भी गंदम इस बहुत कम थी रेट। सर, गंदम फिर भी कास्ट तो हुई थी, लेकिन बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर ना होने की वजह से पैदावार में कुछ कमी है। कोई रिसर्च R&D की तरफ जा रही है गवर्नमेंट? हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कुछ लगा रही है? ना होने के बराबर है जी, हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है। हमारा जो रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है, और फिर वो 0.18 जो खर्च होता है वो मोस्टली रिसर्च पे खर्च नहीं होता, वो सरकारी तनख्वाहों पे खर्च, वो दफ्तरों पे खर्च होता है, वो गाड़ियों पे खर्च होता है, वो पेट्रोल पे खर्च होता है, वो इन चीज़ों पे खर्च होता है। और हमने क्या काम किया है कि रिसर्च को यूनिवर्सिटियों से निकाल के उसको बाहर भेज दिया, बाहर रख दिया। ये हमने सबसे बड़ी बर्बादी की है। नहीं, वज़ीरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इतना बड़ा एक है प्रोजेक्ट। नहीं, मैं आपको अर्ज करूँ कि 60 की दहाई में जब लुधियाना यूनिवर्सिटी बनी थी, उन्होंने मॉडल लिया था लाइलपुर को, वो आज फ़ख्र महसूस करते हैं हम लाइलपुर मॉडल है। हमने 60 की दहाई में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लाइलपुर थी उस वक्त, जिसका नाम अब फैसलाबाद है, उससे रिसर्च ले ली थी। रिसर्च लेके वो अलग इदारा अयूब रिसर्च बना दिया, अपने बच्चे हमने बाबू प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। अब यूनिवर्सिटियों के पास रिसर्च नहीं है, रिसर्च आपके बाहर इदारे बने हुए जिनके पास रिसर्च है। दुनिया में कुछ काम नहीं कर रहे, दुनिया में कहीं भी नहीं है, दुनिया में कहीं भी नहीं है कि रिसर्च यूनिवर्सिटियों से बाहर, पूरी रिसर्च यूनिवर्सिटियों के पास होती है। एंड दैट इज द रीजन कि जहाँ पे आज हम खड़े हैं ऑफ कोर्स। थैंक यू कुकर साहब। नाज़रीन, ज़राअत के हालात इसलिए बार बार आपकी खिदमत में कोशिश करता हूँ कि भाई दिस इज़ प्रेजेंट, इस पे आज काम कर लिया जाए तो मे बी इन डेज टू कम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें, क्योंकि फूड बास्केट
या फूड सिक्योरिटी इन डेज टू कम हर मुल्क, हर कौम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है। हम आज से शोर मचा रहे हैं, आई डोंट नो कि गवर्नमेंट कब जागेगी और कब इस पर काम करेगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, मैं जिस तरह इब्तदाइया में भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि हर साल मुझे सुनने को मिलता है कि जनाब ताजरों को टैक्स नेट में इस दफ़ा लेके आएंगे, और हर साल का बजट जब आता है बाय एंड ऑफ द डे, जब हमारे टैक्स कलेक्शन के आपको सामने नज़र आती है नंबर, तो फिर आपको पेट्रोलियम लेवी से लेकर कहाँ कहाँ पे जाके वो खसारे पूरे करने पड़ते हैं। ज़की एजाज साहब ने मुझे ज्वाइन किया, नायब सदर हैं FPCCI के। उनसे पूछते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और इस बजट को लेकर सजेशंस क्या हैं FPCCI की। ज़की साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेक्टेशंस। क्या है बजट से? कोई रिलीफ मिलता हुआ आपको, ताजरों को कोई रिलीफ मिलता हुआ कहीं नजर आ रहा है इस दफा? सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बिजनेस कमेटी की जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है कि जो बजट है अपकमिंग 2026-2027 का, इसकी जो बेस होनी चाहिए वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे होनी चाहिए। फेयर इनफ। और नंबर 2 लोकल जो डोमेस्टिक जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। तो ये तो दो बुनियादी बातें हैं। हाँ। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो सर हम रीजन के अंदर इस वक्त कंपेटिटिव नहीं है। हम 30% से 35% इनकम्पिटिटिव है। तो इस सिनेरियो के अंदर एक्सपोर्ट का बढ़ना कैसे मुमकिन है? ठीक है। उसमें मैं कुछ आपको जो उसकी रीजंस हैं कि जो प्लीज। हमारी कॉस्ट ज्यादा है, उसमें जो एनर्जी कॉस्ट है, टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। तो मैं अगर उसको टैक्सेशन को आने वाले बजट के साथ अगर एंगेज करूं, इस वक्त जो हमारे पास टैक्सेशन है वो 65% टैक्स हमें पे करना पड़ रहा है। ओके। और अगर मैं इसमें WWF और EOBI और सोशल सिक्योरिटी भी ऐड कर दूं तो ये तकरीबन 70% से भी क्रॉस कर जाता है। ओके। तो मुझे बताएं कि इस हाई बजट टैक्सेशन के ऊपर कोई भी कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है? तो इसमें हमने जो FPCCI ने जो रिकमेंडेशन दी है प्राइम मिनिस्टर साहब को और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को लास्ट वीक में, उसमें हमने यही कहा है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है इसको कम करके 20% पे लाया जाए। ओके। जो कि इस वक्त 35+ है। हाँ। नंबर 1 बात। नंबर 2, हमने इनको कहा है कि सुपर टैक्स है उसको फौरी तौर के ऊपर खत्म किया जाए। ज़की साहब, अभी दो चीज़ें प्लीज ऐड कर दीजिएगा। अब मेरे व्यूअर की जरा अंडरस्टैंडिंग के लिए दो चीज़ें ऐड कर दीजिएगा। आपने कहा एक सुपर टैक्स बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। लास्ट ईयर सुपर टैक्स से कलेक्शन क्या थी गवर्नमेंट की सर टोटल? सर वो तकरीबन कोई 250 बिलियन के करीब थी। ठीक है ना। और वो भी जिस तरीके से ली गई जबरदस्ती, वो भी हम समझते हैं कि बहुत ही गलत तरीकेकार था। ठीक है ना। तो एक तो बात यह सुपर टैक्स की। उसके अलावा आपका जो डिविडेंड के ऊपर भी 15% टैक्स है, तो उसको भी कम करके 5% किया जाए। और जो सैलरी क्लास है उसको 20% के ऊपर टैक्स लाया जाए। रिसेंटली मैंने अपने अकाउंट में 5 लाख डिपॉजिट कराने की कोशिश की, तो मुझे तो 5 लाख भी पूछा गया, भाई कहाँ से आए? सर वो तो आपसे पूछ लेंगे, लेकिन जब तक आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, देखिए पहली तो बात है कि नॉन फाइलर का पैसा जमा ही नहीं होना चाहिए बैंक में। मैं फाइलर हूँ वैसे। ठीक है। अगर उसके पास सोर्स नहीं है, देखिए हम ये कहते हैं किसी ने अपनी बाओइदाद की जमीन बेची है, किसी ने एग्रीकल्चर जमीन बेची है, तो अगर वो सोर्स बता देता है कि ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, ओके, और उस पर अगर टैक्स नहीं लगता तो एग्री। लेकिन अगर वो सोर्स नहीं बताता तो बैंक अकाउंट नहीं ओपन होना चाहिए, बैंक में डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब मैंने ये एक्सपोर्ट की थोड़ी सी बात की। अब मैं बात करता हूँ डोमेस्टिक हम इंडस्ट्री को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 20 लाख घरों की शॉर्टेज है। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट ये है कि इंडस्ट्री के साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है, जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट का बिजनेस है, जिसमें घर बने, जिसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बने, हम प्लाटों के बिल्कुल खराब है। FPCCI या बिजनेस कम्युनिटी है कि हम नहीं कहते कि प्लाटों का बिजनेस हो। सर अभी हमने हमारी थिंक टैंक ने वर्किंग की है कि कंस्ट्रक्शन से 92 इंडस्ट्री वाबस्ता है। हम पहले 60 या 70 कहते थे, लेकिन 92 इंडस्ट्री उसके साथ वाबस्ता है। ठीक है। अब उसके ऊपर डबल डिजिट में टैक्स कर दिया गया सर। ठीक है। हमारी रिक्वेस्ट है अगेन कि उसको 4% के ऊपर लाया जाए
ठीक है, जो दुनिया के अंदर है। जो 236 है या 236F है या 7F है, इसको सारों को खत्म किया जाए और मैक्सिमम 4% के अंदर इस कंस्ट्रक्शन को लेकर आए। Have you और spoken जैसा to कि someone प्राइम about मिनिस्टर these साहब ने, suggestions? Have you spoken to Prime Minister or some minister about these suggestions? जी, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने देखिए खुद ऐलान किया है कि हमने अगले सालों में 5 लाख घर बनाना है। ओके। तो हम ये चाहते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है, लेकिन ये एग्जीक्यूशन कैसे होगी? हाँ। अगर घरों की सेल परचेज ही नहीं होगी तो 5 लाख घर बनेंगे कैसे और किसके लिए बनेंगे? ठीक है, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि उसको 4% पे लाया जाए। नंबर 2, अगर ये 5 लाख घर सर अगर बनते हैं अगले 4-5 सालों में, तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जीडीपी में 2.5% का इंक्रीज आ जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ किए बगैर। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। अगर 1 लाख घर बनता है और एक घर के ऊपर 20 लोग भी इन्वॉल्व हों, तो 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक एरिया है जहां पर आपको बहुत कम टाइम के अंदर आपको ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है और जब भी आपका कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो साथ मिनिस्ट्री स्कीम की भी बात आती है। डू यू गाइस सजेस्ट कि मिनिस्ट्री एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन के ऊपर दी जानी चाहिए कि जो मर्जी पैसे ले आओ ला दो एक बार फिर बाद वेखेंगे? नहीं, देखिए इस पे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी जो एक अच्छा काम किया सर, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने 1 करोड़ की फाइनेंसिंग अनाउंस की है 5% के ऊपर 20 ईयर्स के लिए। पहले 10 साल के लिए आपको 5% देना पड़ेगा, अगर आप उसमें पे कर देते हैं तो 5% रहेगा और उसके बाद फिर एक्चुअल पे चला जाएगा। तो हमारी यहाँ पे रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये तो आपने लोअर क्लास के लिए अनाउंस की है, एक मिडिल क्लास के लिए 5 करोड़ की भी इसके ऊपर एक अगर वो अनाउंस कर दें फाइनेंसिंग, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज होगी। इसी तरह सर हम इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि इस वक्त हमें 10 करोड़, 1 अरब, 3 अरब, 5 अरब की जो इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग की जरूरत है, जो कि जो यूनिट बंद पड़े हुए हैं उनको रिहेबिलिटेट करने की और नए यूनिट लगाने के लिए, अगर हमें वो जिस तरह टफ हमें पिछली गवर्नमेंट से मिला है, तो अगर वो हमें प्रोवाइड कर दें। और इसके साथ साथ अगर नए मंसूबों के लिए जहां पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स अवेलेबल है, जहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, वहां पर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जाए, एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए। अनएबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। आपने कहा कि कुछ लोनिंग या जो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल है सेक्टर्स हैं, वहां पर भी लोनिंग की तरफ जाना चाहिए। सर अगर वही इंडस्ट्री जो पहले बंद हो गई हैं उनमें आप 5-5, 10-10 अरब रुपया और लोन दे देते हैं तो वो दोबारा कैसे सस्टेन करेंगे? इज़न्ट दैट अ क्वेश्चन? सर देखिए बात यह है कि इस वक्त जो हुआ ये कि जो लास्ट अगर मैं 2023 से बात करूं सर, कि जो इंडस्ट्रियां बंद हुई उनमें हुआ ये कि जो इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया। ठीक है, जो टफ में लास्ट टाइम उन्होंने इंडस्ट्री लाके लगाई टफ के अंदर, वो लग तो गई, लेकिन आपकी एनर्जी कॉस्ट कहीं से कहीं चली गई, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट कहीं से कहीं चली गई। वो इतना बड़ा डेफिसिट था कि वो आज भी कंपनीज उसको अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रही। तो अगर हम उन इंटरप्राइजेस को बीएमआर के लिए पैसे दें और नए यूनिट्स के लिए अगर हम फाइनेंसिंग दें, फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों, तो मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री दोबारा चल भी सकती है। एक चीज चेंज हुई है ना, सिर्फ इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस तो बल्कि ऊपर चली गई, मजीद ऊपर चली गई है। नहीं, उसमें देखिए राइट साहब बात देखें, नो डाउट कि बिजली की प्राइसेस 17% से 12.5% पे हो गई है। इंटरेस्ट रेट 22% से एक दफा 10.5 आया, 11.5 चला गया। लेकिन मैंने स्टार्ट में एक बात की कि इसके बावजूद हम रीजन में कंपेटिटिव नहीं है। हम 30 से 35% अबव है। इसमें एनर्जी कॉस्ट जो है हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 7-8 सेंट कर दी जाए फौरी तौर के ऊपर, जबकि दुनिया में 4 या 5 सेंट पे भी मौजूद है। तो हम भी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम 7 या 8 सेंट की बात कर रहे हैं। इसी तरह इंटरेस्ट रेट सर इस वक्त रीजन में 5-6% से ज्यादा कहीं पर भी नहीं है। चाइना, ताइवान, आप सब जगह पर चेक करें, कहीं पर 3% है, कहीं 4 है, कहीं 4.5 है, मैक्सिमम 5-6% है। तो हम ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको भी सिंगल डिजिट किया जाए, 9% के ऊपर या 8% में ग्रेजुअली कर दें, एकदम ना करें, 6 महीने के अंदर कर दें, ताकि जो बाकी जो चैलेंजेस हैं वो भी मैनेज कर सके गवर्नमेंट। लेकिन अब राय साहब बात यह है कि जो इस वक्त सूरत हाल है कि अगर ये बजट में ये चीजें ना हो, ठीक है, तो हमें खदशा है कि हालात जो है, इकोनॉमी पहले ही कम हो रही है, है इस वक्त आपकी जो जीडीपी है वो कम हो रहा है आपका। और इसी तरह हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से
कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसमें 4 या 5 सेक्टर मेन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 60-65% टेक्सटाइल है, कुछ 4-5 सेक्टर और है, उसके ऊपर हम बेस कर रहे हैं। सर इसी टेक्सटाइल तरह वाले जो खुद कहते पाकिस्तान हैं कि का हमारी मिलें जीडीपी बंद है होती वो, जा रही हैं। जी सर, टेक्सटाइल वाले तो खुद कहते हैं कि हमारी मिलें बंद होती जा रही हैं। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही आई अभी सेड कि जी टेक्सटाइल वाले तो खुद कह रहे हैं कि हमारी मिलें मजीद बंद होती जा रही हैं मौजूदा हालात में। ये मजीद बंद होती जा रही है। जी तो हमें अब अदर सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ये फिर आपके प्रोग्राम के तवज्जो से रिक्वेस्ट होगी कि हमें डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए बजट के अंदर हमें एक खातिर ख्वाह अमाउंट रखनी चाहिए है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर 169 डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है। तो अगर हम ईच डिस्ट्रिक्ट $1 बिलियन की को भी टारगेट करें 2030 तक, तो सर हम इजीली $169 बिलियन की एक्सपोर्ट को अचीव कर सकते हैं। और एफपीसीसीआई का ऑब्जेक्टिव भी यही है, विजन यही है कि हमने 2030 तक $169 बिलियन एक्सपोर्ट को अचीव करना है। और उसके लिए हम हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक ऑफिसर हायर किए जाएं, उनको वहां पर अपॉइंट किया जाए, जिनका मकसद ही उस डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी को बेहतर करना, एम्प्लॉयमेंट को देना, विमेन एम्पावरमेंट को बेहतर करना, ये उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ज़की भाई थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन ज़की गुफ्तगू आपने सुनी, कंसर्न्स बहुत सारे हैं ताजिर के, पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कंसर्न्स बहुत सारे हैं। बैंड ऑफ द डे इनको एड्रेस कौन करेगा, सुनेगा कौन की, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। बट आई होप एंड प्रे कि जो कमिंग बजट है, मौजूदा रिजिम जो बजट देने जा रही है, इसमें कुछ इस तरह का ज़रूर रखें कि कमियाँ कोताहियाँ दूर करने की भी कोशिशें की जाएँ, बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाए। बिजनेसमैन आगे बढ़ेगा तो जॉब्स निकलेंगी, इकॉनमी बढ़ेगी, ग्रोथ होगी और आपकी और मेरी मुश्किलात कम होंगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन अभी रिसेंटली मैं खबर देख रहा था कि रवां माली साल के लिए जीडीपी में 4.2% इजाफे का हदफ मुकम्मल नहीं हो सका और नेक्स्ट जो रखा गया जीडीपी ग्रोथ की मंजूरी दी गई है वो भी 3.7% है फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्या हम ये भी अचीव कर सकेंगे या नहीं, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इस पर ज़रा बात करते हैं। मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर 4.2% भी अचीव नहीं कर सके और उसको मजीद लोअर करके नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमारी नेशनल अकाउंट्स कमेटी उसने 3.7% रखा है जीडीपी ग्रोथ का टारगेट, अचीव कर सकेंगे सर हम? जी देखिए, जो इशारे हैं अभी आईएमएफ की प्रोजेक्शन भी यही है कि चूंकि इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है तो एग्रीगेट डिमांड जो है शायद वो कम हो जाए, परचेजिंग पावर भी लोगों की काफ़ी नीचे आ रही है। इसकी बड़ी वजह तो अभी हालिया जो हमें एक्सटर्नल शॉक था पेट्रोलियम में, उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ने की वजह से, चूँकि अब डबल डिजिट में महंगाई है और ये ख्याल है कि ये परसिस्ट भी करेगी, तो उसकी बुनियाद के ऊपर फिर ये इस साल भी हमने इसको डाउनवर्ड किया है। और ये आईएमएफ का ख्याल भी है और वर्ल्ड बैंक का भी, और शायद एशियन डेवलपमेंट बैंक भी एक आध दिन में इसको नीचे लेकर आएगा। और अगले साल में चूंकि ये भी सूरत हाल अभी स्टेबलाइज नहीं होने वाली सप्लाई वाली, अगर आज ये मामला सेटल भी हो जाए तो 1 साल तो लग जाएगा दोबारा से सप्लाई चेन्स को बहाल होने में। और हमारा सारा दारोमदार ही जो है वो एनर्जी का अब या तो फॉसिल फ्यूल्स पे है, जिसको मंगवा कर हम महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं, और गाड़ियां भी हमने बेशुमार इसलिए रखी हैं कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अच्छा निज़ाम नहीं हम बना सके हैं। रिन्यूएबल की तरफ बातें तो बहुत हुई मगर हम जा नहीं सके हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास सक्सेस हो गई थी मगर हम ट्रेनें नहीं चला सके, बल्कि जो लाहौर से खानेवाल जाती थी वो भी बंद हो चुकी है। तो पॉलिसीज कुछ और थी, हकाइक कुछ और थे, और इसको फिर शेयर एक यही कहा जा सकता है कि बैड गवर्नेंस के अलावा रिसोर्सेज भी आपके पास हो, मौके भी हों, मगर आप उससे फ़ायदा ना उठा सकें, तो ये सूरत हाल सामने आ रही है। सर अभी तो बहुत एक्सपर्ट है हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, एक्सपीरियंस्ड है, मल्टीपल टाइम्स हुकूमत में रह चुके हैं, चले सूबे में वज़ीर आला से वज़ीर आज़म बने हैं शहबाज शरीफ साहब, एंड स्टिल एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए ना, मैं जैसे कर रहा था कि गवर्नमेंट को बहुत बड़ा मसला है कि हमें फिक्स चार्जेस देने पड़ रहे हैं, और सब कहते हैं कि हम 64 मेगावाट कर चुके, मगर सप्लाई में तो 30-32 भी नहीं दे पाते। फिर एक बड़ा लॉजिक सवाल होता कि क्या हम जो बसें थे और हमारी ट्रेन थी, ये तो कम से कम इलेक्ट्रिक पे जा ही सकती थी, मगर इस तरह फिर कोई तवज्जो नहीं दी। और नतीजतन आप देखिए, किसी भी जो 2-3 हमारे बड़े शहर हैं उसमें हम मैस ट्रांजिट ही नहीं बना सके जो यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कहीं इस्तेमाल तो हो जाती है किसी बेहतर
जगह के लिए। अब जहाँ फास्ट मूवमेंट है, आप देखिए शहरों के अंदर भी ये ना हुआ, और इंटरसिटी भी अगर आप जहाँ डेवलप कंट्रीज का मॉडल देखते हैं, वो तो 300 किलोमीटर पे तो अब एवरेज वहाँ ट्रेन चलती हैं। ये हम यूरोप की मिसाल ना भी दें, अगर आप चाइना को ही देख लीजिए, वो 2 साल बाद हमसे आजाद हुआ, मगर अगर आप बीजिंग से शंघाई जा रहे हैं, जो कुछ कराची से थोड़ा सा ज्यादा फासला है, तो वो 5 घंटे में अगर आप पहुंच जाए, तो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने पैदा किया है। मगर हमारी तवज्जो ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं, ये इस बात पे थी कि हम कर्जा ले लें और कोई कॉस्मेटिक सी चीजें करें, कोई अंडरपास बना लें, कोई ओवरहेड। ट्रैफिक का मसाइल तो फिर भी अपनी जगह रहेंगे जब तक हम मैस ट्रांजिट नहीं बनाएंगे शहरों के अंदर। तो ये पॉलिसीज का फुकदान भी है। इससे आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा विजन भी दुरुस्त नहीं होता, और जो ब्यूरोक्रेट्स फिर आगे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो तो फिर आपको पता ही है, उसमें तो बड़ी कैपेसिटी के इश्यूज भी हैं, लीकेजेस के इश्यूज भी हैं। तो सारा मिलाकर इसको फिर एक वर्ड में यही कहा जाता है कि गवर्नेंस के प्रॉब्लम पाकिस्तान में शदीद है। और अभी IMF से स्टडी भी हुई थी करप्शन एंड गवर्नेंस की, और उन्होंने भी यही बताया कि जो 25 प्रोग्रामों के बावजूद ये दोनों चीजें पाकिस्तान में परसिस्ट करती हैं। सर, टैक्स शॉर्टफॉल हर दफ़ा की कहानी है कि इतना कम रह गया, टारगेट इतना चले, पेट्रोलियम लेवी की मद में कुछ ना कुछ मेरी और आपकी जेब से हुकूमत ने इकट्ठा कर लिया। व्हाट टू डू सर, कैसे टैक्स नेट को बेहतर किया जा सकता है, कि क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है अर्जेंटली? देखिए, अगर उसका छोटा सा जायजा ले लें, अभी सेल टैक्स के अंदर टोटल जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो इस कदर कम है, यानी कि यहाँ 6 से 8 मिलियन के दरमियान लोग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन यूज कर रहे हैं। वहाँ 2 लाख से कम रजिस्ट्रेशन होना खुद इस बात का इजहार है कि हम सेल टैक्स के नेट को जो है वसी नहीं कर सके हैं। और हमने ये किया है कि बिजली के अंदर और गैस के अंदर टैक्स तो नहीं हो सकता ना, वो वाला टैक्स। वो तो फिर आपने बस एक कोशिश की कि चलिए जो भी हाथ आ जाए। तो एक्चुअल तो अगर आपने गुड्स पे टैक्स लगाना है, तो फिर आपको गुड्स की सेल पे ही टैक्स लगाना होगा ना, क्योंकि बर्डन तो उसका पास ऑन एंड यूजर पर ही होना है। मगर क्यों नहीं कर सके, ये सवाल, इसका जवाब भी मैं थोड़ी देर में दे दूंगा। दूसरी तरफ इनकम टैक्स को आप देख लीजिए, इनकम टैक्स में भी यही मामला है कि 7 मिलियन रिटर्न्स आई, और उसमें से सिर्फ कुछ लाख रिटर्न हैं जिनका कुछ मकसद है, बाकी या तो नील के रिटर्न्स हैं, या सिर्फ इसलिए लोगों ने थोड़ी बहुत इनकम दिखाई है कि चलिए उनको कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई और उनकी विद होल्डिंग होती है, तो वो उनको डबल रेट ना देना पड़ जाएगा, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी लेनी है। तो क्वालिटी ऑफ रिटर्न्स तो गिरती जा रही हैं दिन ब दिन, बजाय बेहतर होने के। तो न्यूमेरिकली सिर्फ ये कह देना कि जी पहले 4 मिलियन आती थी, अब 7 मिलियन आ गई, तो वो तो पर्पज हल नहीं कर रही। सिर्फ इस वक्त 2000 कंपनीज होंगी तो 85% टैक्स अदा कर रही हैं। सेल टैक्स में भी यही हाल है कि आपको टोटल 100 कंपनीज ऐसी मिलेंगी जो 80% सेल टैक्स दे रही हैं। बाकी तो सारी फिर जो है, एक तो बिजनेसेस पे अजाब है इतना हाई रेट ऑफ टैक्स का, और फिर उससे लीकेजेस और करप्शन भी जन्म ले रही हैं। तो बहुत दफा लिखा जा चुका, कहा जा चुका, बात हो चुकी, फॉरेन लैंडर्स डोनर्स ने भी कहा, यहाँ के माहिरीन ने भी कहा कि भाई आप कम से कम पहले अपने स्ट्रक्चर को दुरुस्त करें। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अगर ठीक ना हो तो फिर टैक्स रिफॉर्म्स और पॉलिसीज तो बेमानी। आखिर तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन ही होगी जो उसको ठीक करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन वही थाना कल्चर है। आपने देखा कि पंजाब में थानों की बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई गई, उनकी सैलरीज बढ़ाई गई, मगर थाने का वही हाल रहा, क्योंकि वो नई पीरा फोर्स एक आ गई है, उसने भी बड़ी तबाही मचाई है पंजाब के अंदर है। सर अब तो वो पीरा फोर्स भी आ गई, मैंने अभी देख रहा था कि वो भी जाके लोगों की बिल्डिंग्स के नक्शे मांगते फिर रहे हैं। आज मैंने देखा है, हमारे कलीग है रिजवान जराल साहब, उन्होंने खबर शेयर की हुई थी कि पीरा फोर्स जाके बिल्डिंग के नक्शे मांगती फिर रही है कि नक्शा दिखाएं अपना। वही मैं अर्ज करूँ ना कि वहाँ माइंडसेट नहीं बदलेगा, और डिजिटाइजेशन के नाम के ऊपर आप लोगों को और हरास कर रहे हैं, बजाय कि आप 8-10 साल के लिए उनको ट्रेड सर्टिफिकेट्स दे देते, वो खरीद लेते और उनको बिजनेस ग्रो करने देते, इतनी देर में आप अपने डेटाबेस को दुरुस्त करते। तो ये एक दिन में ऐसी चीजें होती भी नहीं है। बहुत से ममालिक ने, आप उसमें टर्की को भी शामिल कर लें, सिंगापुर को भी ले लें, मलेशिया को, इंडोनेशिया को ले लें, चलो यूरोपियन की तो हम बात नहीं करते, वो तो बहुत अब डेवलप नेशन है, वहाँ के सिस्टम तो ग्रो कर चुके हैं। मैं इर्द गिर्द की मिसालें दे देता हूँ जो हमारी ही तरह के कॉलोनियल उनकी लेगेसी थी। चाइना को खुद देख लीजिए, तो इन ममालिक ने भी तो आफ्टर ऑल अपनी चीजों को दुरुस्त किया है और आगे बढ़े हैं।
सर लास्टली ये फरमाइए कि आपकी सारी गुफ्तगू से जो मुझे वाइब आई कि मौजूदा जो अपकमिंग बजट है इसमें आपके और मेरे लिए कहीं पर कोई अच्छी खबरें नहीं है, ऐसे लग रही मुझे। जी, थोड़ा सा सैलरी के लिए उन्होंने कम करने की कहा है, और वो भी बस ऐसे देखिए कि ऊँट के मुंह में जीरा ही होगा। उधर चीजें महंगी हो जाएंगी तो थोड़ा सा अगर मिलेगा भी रिलीफ, तो उससे ज्यादा वो इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल में वापस ले लेंगे, तो कुछ फायदा नहीं होने लगा जब तक होलिस्टिकली हम जो है इसको अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त नहीं करते हैं। और सर जो एश्योरिटीज आईएमएफ को दी हैं अभी हमारी गवर्नमेंट ने, उस पर प्रोटेक्टेड कस्टमर 200 यूनिट वाला वो भी आई थिंक खत्म होने जा रही है, उससे चैलेंजेस भी बढ़ेंगे आम पाकिस्तानी के फर्दर। जी जी जी, बहुत ज्यादा बिल्कुल यही मसाइल पैदा हो रहे हैं कि वहाँ जो हम शॉर्टेज दे देते हैं वो उसकी वजह से बजाय कि हम ग्रो करें और अपने लोगों के लिए हम मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के शो में हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को डिफरेंट व्यू पॉइंट रखने की आपके सामने कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं है बजट को लेकर, लेकिन बैंड ऑफ द डे गवर्नमेंट के पास एक स्टांस है कि जनाब जंग लगी हुई है और उस जंग की वजह से पूरी दुनिया की मुश्तें स्क्वीज़ हो रही हैं। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी उसी जंग के बर्डन के नीचे दबा हुआ है दिस मोमेंट। हमारी मुश्त भी लड़ रही है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन लेट्स नॉट कीप होप्स वेरी हाई। कम अज़ कम मुझे तो बहुत ज़्यादा नहीं होप्स हैं कि मौजूदा हालात वाक़यात के अंदर कोई गवर्नमेंट किसी किस्म का आपके और मेरे लिए कोई रिलीफ पैदा करने में कामयाब हो सकेगी। यही रिलीफ एक पॉसिबल है, वो भी नॉट स्ट्रेट अवे, इन डेज़ टू कम, कि अगर पेट्रोलियम प्राइसेस कुछ इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आती हैं तो फिर शायद कुछ ना कुछ हालात वाक़यात बेहतर हो सकें। खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।